भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की बीजेपी सरकार अपने फैसलों से चौंकाती आई है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है। कुल 5 बैठकें होने वाली है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। बड़ा बदलाव क्या क्या हो सकता है? अभी संभावित मुद्दों पर खूब अटकलें लगाई जा रही है। महिला आरक्षण विधेयक भी बड़े संभावित मुद्दों में शामिल है। सूत्रों से मिलने वाली जानकारियों के हवाले से गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक पर लंबे समय से विचार कर रही है। ये न केवल सांसदों की संख्या में लैंगिक समानता लाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा, बल्कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भरपूर मदद करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। जिन सूत्रों के हवाले से जानकारियां दी जा रही हैं, वही सूत्र कह रहे हैं कि महिलाओं को मोदी सरकार के बड़े समर्थक के रूप में उभरते हुए देखा जा रहा है। 27 सालों से जो बिल पास नहीं हो सका है, उसे मोदी सरकार पास कराएगी। ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की तैयारी लंबे समय से की जा रही है। हालांकि जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने भी इसे 2008 में लाने की कोशिश की, लेकिन मंडलवादी पार्टियों के कड़े विरोध के चलते इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। इसे राज्यसभा में बीजेपी वाम दलों के समर्थन से 2/3 बहुमत के साथ पारित किया गया था। हाल ही में जब राहुल विदेश दौरे पर थे, तब वहां भी उन्होंने महिला आरक्षण पर कांग्रेस का स्टैंड साफ किया था। कहा था, जीते तो जरूर महिलाओं की राजनीति में आरक्षण वाला बिल लाएंगे। और जो सवाल है, मैं चाहती हूं कि दर्शकों के लिए दिखाया जाए, क्या मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी में दिख रही है? इसका जवाब हाँ या ना में आप info@justbroadcasting.com पर या फिर neha@justbroadcasting.com पर भेज सकते हैं। क्या बीजेपी पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण में कोटा देने के मूड में भी दिखती है? क्या इसे अब सभी क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिल पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या महिला आरक्षण बिल पर इंडिया गठबंधन के सभी दल एकमत हो जाएंगे? ये भी एक प्रश्न है। और सभी राजनीतिक दलों की महिला आरक्षण के लिए तैयारी कैसी दिखती है? ये कुछ सवाल हैं जो कि सभी लोग जो भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी रुचि रखते हैं या फिर इसे समझना चाहते हैं, तो उनके बीच ये सवाल जो है वो देखे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए दर्शकों से उनका परिचय भी कराते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार पुणे से अनिल सिन्हा। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कंवलप्रीत कौर जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम मैं आपका स्ट्रेट टॉक में, क्योंकि महिला आरक्षण का मुद्दा है राजनीति में। तो आपसे समझेंगे कि क्या स्थिति दिखती है और कितनी संभावनाएं आप दिखती हैं, और ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और इससे फ़ायदा क्या क्या होगा। लेकिन अनिल सर, मैं आपसे शुरुआत से समझना चाहती हूँ कि विशेष सत्र का बुलाया जाना और उसके बाद से ये अटकलें लगाना कि महिला आरक्षण शायद जो है ये सरकार पास करवा दे, तो क्या ये वो ब्रह्मास्त्र है जिससे लोकसभा के चुनाव जीतने की कवायद में या फिर कोशिश में बीजेपी दिखती है, मोदी सरकार दिखती है? अनिल सर। नहीं, देखिए, कवायद तो उनका है कि किसी तरह चुनाव जीते हैं, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया है। उसमें ये कोई भी चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। लेकिन मेरी जहां तक समझ है कि ये जो कयास लगा रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टंट ही है, जो बीजेपी और संघ परिवार की जो नीतियां रही हैं या जिस तरह की राजनीति करती रही है, उसमें इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम की अपेक्षा, इतने बड़े कदम की अपेक्षा मैं कम से कम नहीं करता हूँ। मेरा मानना ये है कि ये कुछ और दूसरे तरीके अपनाएंगे। ये जो कयास बाकी है, ये पॉलिटिकली मतलब डाइवर्ट करने के लिए लोग, जो मोदी मीडिया है वो चला रहा है। इसका कोई मुझको नहीं लगता कि इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, जिसमें कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिले संसद और विधानसभाओं में, ये संघ परिवार इसकी इजाजत दी होगी, इसकी मुझको संभावना नहीं दिखती है। क्योंकि अभी तक जो भी है, ऐसा कोई कदम मतलब उठाया है जिसमें कि सामाजिक परिवर्तन हो, जिसमें औरतों की आजादी भी एक सबसे बड़ा मसला है। जो पुरुष सत्तावादी समाज है भारत का, उस समाज में औरत को इतनी बड़ी सहूलियत देना, वो भी संघ परिवार की ओर से, ये मुझको कम से कम संभव नहीं दिखता है। ये वैसे जो भी दुनिया में जो कंजर्वेटिव हिस्ट्री रहा है, कंजर्वेटिव मतलब अनुदार जिसको आप कहेंगे, जो लिबरल नहीं है, उन लोगों ने भी कई परिवर्तन किए हैं, जिसमें कि
रेसिज्म के खिलाफ, मान लिया अब्राहम लिंकन हो या बाकी लोगों का जो है वो भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है क्या कि जो दक्षिण पंथी है या जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो सुधार नहीं किया, कई बड़े सुधार कंजर्वेटिव लीडरशिप के अंदर हुआ है वो, लेकिन ऐतिहासिक जरूरत के हिसाब से होता है। मुझको नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई ऐतिहासिक जरूरत है या इस कार्ड के जरिए मोदी चाहते हो। ये जो सरकार है ये एंटी विमेन गवर्नमेंट में इसको मानता हूं, क्योंकि जो लगातार आप देखते हैं उसमें या जो आप संघ पर इनका जो मतलब रवैया है, और दूसरा है क्या कि जो संघ परिवार है जिसका जो इसको संचालित करता है बीजेपी को, उसमें आज तक मतलब इस पर क्या डिबेट उनके अंदर हुआ मालूम नहीं। नारी शक्ति वगैरह ये जो मतलब पाखंड वाली बातें हैं वो करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा वैसा अभी जो वहां उनका जो सब संचालक मंडल है, ये जो संघ आरएसएस चलाता है, उसमें आज तक कोई महिला सर संचालक तो नहीं ही, उसका सदस्य भी नहीं हुआ है। जो ऊपर के जो उनकी ये है मतलब संचालन समिति टाइप का जो भी है, उसका अभी नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, तो वो उसमें रहते भी नहीं। तो इसलिए मुझको कोई संभावना नहीं दिखती। मुझको लगता है कि ये एक स्टंटबाजी है और ये इसी तरह का मोदी मीडिया मतलब चलाता रहता है या मीडिया की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से सीरियस इंडिकेशन मुझको नहीं दिखता। उनका इंडिकेशन है भी तो वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन पर, और वो तो उन्होंने जाहिर कर दिया। वो उसकी दिशा में कौन सा कदम उठाते हैं इसमें। और दूसरा है क्या कि जो बस 2 लाइन में खत्म करूंगा जी, ये जो विशेष सत्र है उसमें ज्यादा संभावना इसी बात की है कि जो भारतीय न्याय संहिता जो नया सीआरपीसी और आईपीसी में जो परिवर्तन हुए हैं वो बहुत मतलब उसमें लोगों का अधिकार कर्टेल किए जा रहे हैं, वो होंगे। और इसी तरह के कुछ और भी होंगी चीजें। वो चुनाव आयोग वाला में ये जो बाहरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला जो है उसका जो पैनल बना है, ये सब जो पेंडिंग बिल्स है जिसमें सरकार के हाथ मजबूत हो वही करेगी। कोई इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन वाला कुछ करे ऐसा मुझको कम से कम नहीं लगता। हमारे साथ कवलप्रीत कौर जुड़ी हुई हैं जो कि राजनीतिक मामलों की जानकार हैं और राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है। कवल मैम, सबसे तो पहले मैं देखती हूँ कि वर्तमान में अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा कि 14% जो है वो रिप्रेजेंटेशन है महिला सांसदों का, और अब 30% करने की जो बात हो रही है, कितनी संभावना आप देख पा रही हैं और परिस्थितियाँ किस तरह से नजर आती हैं? हाँ जी नेहा, पहली बात तो ये जो 14% के लेडीज हैं, ये कौन सी फैमिली से आ रही है आप ये देखिए। इनमें कोई कॉमन वुमन है, ये या किसी पॉलिटिकल फैमिली से कनेक्टेड है या ये किसी मतलब किसी ना किसी नेता या किसी एक्टर, ऐसे इनकी ये पार्लियामेंट में संसद में पहुंची है क्योंकि ये कहीं ना कहीं वेल कनेक्टेड है। नाउ मेरा ये मानना है कि ये सरकार के पास जितना बहुमत है ये कुछ भी कर सकती है। ये इन्होंने ट्रिपल तलाक, इन्होंने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक रियलिटी और आर्टिकल 370 को खत्म किया है। तो अगर इनके पास एक विल है, इनकी अपनी मर्जी है, तो ये कुछ भी कर सकती है। पर अगर इनका इरादा है और इनके पास जैसे स्मृति ईरानी, बहुत सारी पीछे सुषमा स्वराज भी थे, जो इनकी वुमेन है इनकी पार्टी में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत वोकल है। वो अपने वो जहां भी बीजेपी का कोई मसला होता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और जैसे सुषमा स्वराज के उन्होंने बहुत काम किया पाकिस्तान में, जो बेबी यहाँ था उसका ऑपरेशन करवाया। स्मृति ईरानी ऑफकोर्स आपके स्क्रीन पे हमेशा ही होती है। तो इनके पास लेडीज भी हैं और जो बहुत मेहनत कर रही हैं। तो ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। पर वही बात है कि इनका इरादा क्या है। हाँ, अगर इलेक्शंस को रख के सामने लेके आएंगे, ये बिल लेके आएंगे और पास करवा लेते हैं, तो इनका बहुत बड़ा एक वोट बैंक बन जाएगा, वुमेन का वोट बैंक बन जाएगा। और अगर मैं ये कहती हूँ कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, ज्यादातर और जो वुमेन होंगी वो इन्हीं के पॉलिटिकल डायनेस्टीज के घरों से ही होंगी। वेल बदलाव धीरे धीरे आ जाएगा।
जैसे जब ये लोकल बॉडीज में, पंचायत में जब रिजर्वेशन हुई थी तो बड़े जोक्स हुए थे। ये 92-93 की बात है कि लेडी का जो सीट्स रिजर्व की गई है लेडीज के लिए सरपंच वगैरह की, तो काम उनके हस्बैंड या फादर लॉ या ब्रदर या मेन ऑफ द फैमिली करते थे, और जो वुमन थी वो बस अंगूठा लगाती थी या साइन करती थी। पर धीरे धीरे सरकार ने बहुत काम किए हैं, यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जागरूकता लाने में। और अब मैं उस पे करती हूँ तो देखती हूँ कि यंग लड़कियां हरियाणा में, पंजाब में कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के उनमें इलेक्शन लड़ी है। आप नॉर्मल लड़की, एक मिडिल क्लास फैमिली की जिसके पेरेंट्स पॉलिटिक्स में नहीं थे, और यंग बच्चे लड़कियां या मिडिल एज वुमेन अब सरपंच बनी और उन्होंने गांव का पूरा नक्शा चेंज करके इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर ये मौका। जब 73rd 74th अमेंडमेंट बिल आए थे तो बड़ी शंका थी कि वुमेन काम कर सकेंगी, बट अब आप देखते कि द वुमेन हैव कम ऑन देयर ओन, और वुमेन बहुत अच्छा काम करी ग्रास रूट लेवल पे, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो या विलेज पंचायत। तो आप मौका तो दीजिए ना वुमेन को, वी आर हाफ द पॉपुलेशन, आप मौका तो दीजिए। जब हम इतने अच्छे घर और फैमिली और वर्क प्लेस को बैलेंस कर सकते हैं, और जैसे सर ने कहा बड़े रूढ़िवाद समाज में रहते हैं कि ये डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसमें रह के हमने अपने लिए एक मुकाम बना लिया है, तो हम कर सकते हैं। और जो हमारी अगली जनरेशन है वो लड़कियां बड़ी स्मार्ट है, वो टेक्नोलॉजी में भी बड़ी स्मार्ट है, काम भी कर लेती है, भी कर लेती है, और भारत के बारे में बड़ा प्यार भी है। तो ये गवर्नमेंट को ये शायद वुमेन की ये स्ट्रेंथ पता है, और इतने रूढ़िवाद ख्याल में, रूढ़िवाद सोसाइटी में अगर वो आर्टिकल 44 जैसे बड़े डेलिकेट मसले को हाथ लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ भी वो इसको हाथ लगा सकते हैं, और वो चाहेंगे कि वो इसको एक रियलिटी बनाए। लेकिन जिस रिप्रेजेंटेशन की, प्रतिनिधित्व की जो मैं बात करती हूँ, और आपने शुरुआत में ही अपने स्टेटमेंट के कहा कि ये महिलाएं कौन सी हैं जो संसद में नजर आती हैं, तो वो चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी तमाम क्षेत्रीय दल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जो है वो एक सामान्य परिवार से आने वाली महिलाएं नहीं दिखती, या इक्का दुक्का ऐसे मामले हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ज़्यादातर का एक बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिखता है मैम। तो आपको, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो हमने कुछ रिजर्वेशन दे दिया, और उससे जो महिला सशक्तिकरण का जो है कुछ हिस्सा ही हम जो है कवर कर पाया, अभी बहुत व्यापक भी वहाँ पर परिवर्तन नहीं हो सका है। ऐसे में आपको लगता है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल हो, वहाँ पर आम महिलाओं को मौका मिल पाएगा अगर ऐसा कुछ क्रांतिकारी हो जाता है? नेचुरली अगर ऐसा बिल पास होगा तो फिर सीट्स भी रिजर्व होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रिजर्व होंगी। अभी भी हमारे पास बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो अगर लोकल लेवल पे भी सेम रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन के लिए, तो आई थिंक नेशनल लेवल पे भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इनको रिजर्वेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। और फिर नेचुरली जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो सीट्स रिजर्व हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो फिर ये आम जनता के पास जाएंगे और वहां से वुमेन को उठाएंगे फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन, और फिर वुमेन की थोड़ी गुडविल भी देखी जाएगी इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आई थिंक बाय वन इलेक्शन, एक इलेक्शन में शायद प्रॉब्लम होगी। उसके बाद देखिए अल्टीमेटली आप काम क्या करते हैं वो मैटर करता है। आज की जो जनता है वो बहुत ज्यादा सतर्क है और क्वेश्चन करती है, तो अगर सीट्स रिजर्व कर देगी तो आई थिंक सामान्य फैमिली से वुमेन बाहर आएंगी, बिकॉज वुमेन वांट टू प्ले अ बिगर रोल, एंड वुमेन कैन प्ले अ बिगर रोल, एंड वुमेन विल डेफिनेटली प्ले अ बेटर रोल देन मेन। आई एम सॉरी अनिल सर, पर मुझे लगता है कि जो वुमेन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें ममता या एक भगवान का खौफ बहुत होता है। हर भारतीय नारी, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, वो अपने बच्चों के लिए बहुत डरती है, वो मंदिर गुरुद्वारा बहुत जाती है,
और उसको लगता है कि अगर मैं कुछ गलत काम करूंगी या गलत पैसा लूंगी तो कहीं मेरे बच्चों पे ना निकल जाए। लेकिन मैम, क्योंकि आपने ऐसी बात कही है तो इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ। मैम रोक रही हूँ। अभी जो महिलाएं राजनीति में हैं, क्या उन महिलाओं की तरफ से ऐसे कुछ नमूने आपके सामने हैं जिससे आप कहती हैं कि ये जो महिलाएं हैं वो जो आधी आबादी है उसके लिए बहुत बड़े बड़े जो है फैसले ले रही है, ये बहुत जागरूक है या फिर सक्रियता दिखा रही है? कवल देखिए, अभी नंबर बड़ा छोटा है और ये जो वुमेन है ये पॉलिटिक्स में रह के शायद ये इतना काम नहीं कर पाएंगे। पर मैं जो सामान्य, आपने बात की है कि जो सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से लेडीज आती हैं, वुमेन आएंगी, शायद उनका और ये जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज से वुमेन आती है इनमें बहुत फर्क है। और यस, वुमेन को ये देखना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में जाके ये उस तरह की गंदी पॉलिटिक्स में ना इन्वॉल्व हो। जैसे हम आम लाइफ में भगवान का खौफ लेके अपना सारा काम करते हैं, उसी तरह पॉलिटिक्स में रह के भी हम मतलब उस शिद्दत के साथ बिना करप्ट हुए अपना काम करें। जो आजकल की वुमेन है, मुझे भी लगता है कि जो डायनेस्टी या जिनको इजी वे टू पॉलिटिकल फील्ड मिल गया है, वो इतना न्यूट्रल रोल प्ले कर पा रही है। वो अपने पार्टी। जी अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, उनके नेटवर्क में शायद कोई दिक्कत आ गई है। अनिल सर, सोनिया गांधी, मायावती और टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया है और महिला प्रतिनिधित्व तो उनकी ही पार्टी में क्या है ये हम सबके सामने है। ऐसे में क्या ये जो बिल आएगा इसका प्रारूप कैसा होगा? क्या कोटे में कोटा, ये बहुत ज़रूरी है। बीजेपी सरकार अगर इसको लाना चाहती है तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि इस विधेयक का हिस्सा हो? अनिल सर, देखिए क्या है, कोटे में कोटा की बात जो आप कह रही है ना, वो नहीं ला सकती है बीजेपी, इसीलिए कि ओबीसी के लिए पहले रिजर्वेशन करना पड़ेगा जनरल में, तभी आप ओबीसी का रिजर्वेशन जो वीमेन रिजर्वेशन होगा उसके लिए करेंगे। तो उसके लिए पहले से अलग प्रावधान होगा, तो इसीलिए वो अभी के स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। एससी एसटी के लिए इसीलिए संभव है, वो कोटे में कोटा उसमें ऑलरेडी है। जो वीमेन रिजर्वेशन बिल है उसमें कोटे में कोटा है कि एससी एसटी वाले में भी औरतों के लिए रिजर्वेशन, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग ये है, मतलब जनरल और रिजर्व सीट्स उस सब में वीमेन के लिए रिजर्वेशन उनके कोटे में हो जाएगा। लेकिन जो ओबीसी लोग डिमांड कर रहे हैं, इस शरद यादव इसके सबसे प्रमुख विरोधी रहे और जिनके बारे में बहुत ये भी है, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था जब ये बिल आया था। और वो परकटी जो उनका एक फेमस डायलॉग उन्होंने दिया था, तो वो भी बहुत आपत्तिजनक था। वो मतलब परकटी उनका मतलब ये था कि जो एलिट महिलाएं हैं वही इसमें रह जाएंगी। एलिट का मतलब ये था कि अपर कास्ट विमेन के जो है और अपर क्लास विमेन, उसके बारे में उनका कहना था और इसके लेकर के उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। तो शरद यादव उनका उन लोगों का डिमांड ये है, जनरल डिमांड है कि एससी एसटी का जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन वो उनको देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कम से कम बीजेपी ओबीसी को अभी रिजर्वेशन नहीं देगी, इतना मैं इत्मीनान हूँ। यही वजह है कि वो जो है अलग से रिजर्वेशन नहीं करेंगे। मैंने वो जो मुद्दा आपको बताया था उसमें मेरा मानना ये है कि बीजेपी ऐसे भी औरतों के लिए कुछ नहीं करेगी। वो जो फैमिली, जो परिवार है, जो पुरुषात्मक हिंदू परिवार, उसके उन मूल्यों, सनातन धर्म के मूल्यों को विश्वास करने वाली मनुस्मृति के समर्थक पार्टी है, उसका बेसिक कोर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में ये फिट नहीं बैठता। इसीलिए मुझको नहीं लगता इसके लिए वो सीरियस है कि हो जाए। वो जो उन्होंने समर्थन किया था वो स्ट्रेटेजिक था, उनको मालूम था कि ये रिजर्वेशन नहीं आना है और अगर रिजर्वेशन आ भी जाता है तो फिर वो ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं आएगा, तो उसके लिए भी देखा जा रहा था। मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा कदम वो उठाएंगे फिलहाल, कम से कम। जी, बड़ी बड़ी पार्टियां वो खुलकर कहती हैं कि वो महिला आरक्षण, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, क्षेत्रीय दलों की जो भागीदारी है सर, क्योंकि पहले काफ़ी देखा गया कि अगर कोई टाल मटोल या फिर इनकार कर रहा था इससे तो वो क्षेत्रीय दल थे। अब ऐसा लग रहा है इंडिया अलायंस हो जाने के बाद से शायद सभी जो है खुलकर इसका समर्थन कर सके। नहीं, समर्थन में देखिए ऐसा है कि ये भी वो लाएंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, समर्थन ये स्थिति वो लाएंगे नहीं, और अगर आएगा भी तो ओबीसी वाला तो मसला बरकरार रहेगा ना, तो इसके समर्थन की गुंजाइश कहाँ है? ओबीसी की सारी पार्टियां डिमांड करेंगी कि ओबीसी आरक्षण दो।
जाति जनगणना का मुद्दा बहुत उठ गया है, तो मुझको नहीं लगता कि बीजेपी ये पॉलिटिकल मतलब जिसको कहें कि गलती करेगी कि उनको लाएगी बिल और फिर ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक नए सिरे से उठ जाए, तो संसद में जो ओबीसी महिलाएं उनको आरक्षण दो। तो इसीलिए मुझको कम से कम, मैं करीब करीब जो मेरी राजनीतिक समझ काम करती है उसमें नहीं लगता कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। तो सर कहीं ऐसा इतना शोर होने के बाद अगर ये बिल नहीं लाया जाता है तो क्या एक वर्ग नाराज नहीं हो जाएगा, क्योंकि उम्मीदें जगा दी गई हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लगातार ये आरक्षण, विमेन आरक्षण के इशू पर लोग, महिलाएं काफी लंबे समय से करती रही। उनकी सरकार वाजपेयी के समय में भी थी, 1996 में बिल आ गया, उन्होंने नहीं लाया बिल, और शरद यादव उसमें मंत्री थे। उसके बाद जो है 10 साल सरकार रही, उसने कभी ये वो इसका मुद्दा वो सिर्फ टोकनिज्म के लिए उठाती है, जो लगे ऐसा कि औरतों के लिए हम मरे जा रहे हैं, लेकिन वो ये पार्टी अपनी जो राजनीतिक ये है, क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षा है, उसके हिसाब से उसमें ये कहीं फिट नहीं बैठता, ऐसा मेरा अंदाजा है। जी, ये जो सवाल मैंने जी सर, जो सवाल मैंने कंवलप्रीत मैम से भी पूछा था कि वर्तमान में बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनका नेतृत्व महिलाओं ने किया है और वो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके अपने ही दल में जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं का वो मुट्ठी भर है या फिर बहुत ही चुनिंदा है, या फिर ऐसे परिवारों से दिखता है जो कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स के आरोपों का सामना करते रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? जी नहीं, डायनेस्टी वाली बात तो मैं एकदम, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी किसी डायनेस्टी से नहीं आई है, सुषमा स्वराज कोई डायनेस्टी से नहीं आई है, ये सब तो फिजूल की बातें हैं। तो ममता बनर्जी कौन सा डायनेस्टी से आई है? सुषमा स्वराज कौन सी डायनेस्टी की थी? और ये जो महुआ मोइत्रा है वो कौन सी डायनेस्टी की है? उन्होंने सब अपनी ताकत से लिया है, उसका मामला नहीं है। कम्युनिटी को एम्पावर करने की बात है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात है ये कि ये जो आप बताते हैं कि उनको, तो ये कहा भी गया था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि 33% सीट जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करें। मतलब वो उनके जो भी हो गया, अगर ये मैंडेटरी हो जाता है तो निश्चित तौर पर उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो वो ये भी मैंडेटरी करने की बात हुई थी, इसके लिए कोई मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आप चुनाव आयोग के गाइडलाइंस से कर सकते हैं। इसके लिए मुझको नहीं लगता, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना हमको नहीं लगता, या इसको गाइडलाइन के रूप में भी दे सकती है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। तो ये सब मैंने, लेकिन इसको कहाँ किया किन्होंने? और कई लोगों ने कहा कि हम देंगे, लेकिन दिया नहीं। अभी कांग्रेस ने जो जिस तरह से कहा है कि हम देंगे सब तबकों को रिप्रेजेंटेशन अपने हिसाब से, तो उसको भी देखना है कि सीटें कितनी देते हैं। और कई पार्टियां रिजोल्यूशन ले चुकी हैं कि हम महिलाओं को करेंगे। सिर्फ एक नीतीश कुमार छोड़ करके उन्होंने जो ग्राउंड पे जितना एम्पावर करना था औरतों को, बाकी किसी ने नहीं किया। बस मैं विदा लूंगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीमित समय के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अनिल सर का। मैम, मैं आपसे समझती हूँ कि क्या 27 सालों का जो ये वक्त है बहुत लंबा वक्त होता है, इस पर बिना आरक्षण के महिलाओं ने जैसी भी राजनीति की है, इसे कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने ही दम पे या फिर अपनी मेहनत से जो है बहुत एक अच्छी जो है पोजीशन जो है भारत की राजनीति में बनाई है। इसके बावजूद 27 सालों के बावजूद ये बिल और इस पे बहस और इस तरह की बहस कि ये होगा नहीं, क्योंकि भीतर से जो सभी दलों का जो इरादा है वो इस बिल के विपरीत दिखता है, और सामने से क्योंकि वोट लेने की बात होती है, इसीलिए कहा जाता है कि महिला आरक्षण जो 33% कोटा है इसे दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि यही बात जो है ये कड़वी सच्चाई है भारतीय समाज की, भारतीय राजनीतिक दलों की? बिल्कुल, इलेक्शंस के टाइम इस मुद्दे को उठाया जाता है, और जैसे आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग गुस्सा तो नहीं हो जाएगा पार्टी से, नहीं होगा। पहले भी ये बिल लेके आए हैं और वो रिजेक्ट हुआ है। तो क्योंकि जब हम वोट करने जाते हैं सिर्फ एक मुद्दे के सिर के ऊपर हम वोट नहीं करते हैं, कहीं कास्ट, रिलीजन, धर्म, जाति, आपके मेन ऑफ दी फैमिली क्या बोल रहे हैं, महंगाई, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिसाइड करते हैं आपने वोट कैसे डालनी है, किसको डालनी है। चॉइस ऑफ पार्टी हो जाता है, चॉइस ऑफ कैंडिडेट हो जाता है।
और जैसे अनिल जी ने 2-3 नाम लिए, वह 2-3 नाम ही है ना, जितने भी आप देखिए, ग्वालियर की राजमाता या सोनिया गांधी या अपने शरद पवार की बेटी, बाबूजी जीवन राम की बेटी मीरा कुमारी, और सुषमा स्वराज की बेटी। 3-4 नाम लिए हैं जी, अब सुषमा स्वराज की बेटी भी आ गई है। हाँ जी, अगर 3-4 नाम लिए हैं जो लेडीज अपने बलबूते पे आगे आई हैं, तो जैसे ममता बनर्जी ने अपनी उनको ऐसे लोगों को, लेडीज को या आम लोगों, ऐसे लोगों को, डेरेक ओब्रायन वगैरह को चांस दी जो पॉलिटिकल फैमिली से नहीं थे। वो वुमेन में भी है, मेन में भी है, क्योंकि वहाँ क्राइसिस ऑफ एक वैक्यूम हो गया था लीडरशिप का, तो उनको आम लोगों को मौका देना पड़ा, जो बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने डिसाइड किया कि आधे लोग कम्युनिस्ट के साथ हैं, कांग्रेस से वो टूटी हुई थी, बाकी लोग बीजेपी के साथ थी, तो उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, या तो वो बहुत बड़े तादाद के हॉर्स ट्रेडिंग करती, जो उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने अपने लाइक माइंडेड लोग जो प्रोफेशनली बड़े स्ट्रॉन्ग थे उनको साथ लेके वो चल पड़ी, जिसमें अच्छे लोग सामने आए हैं, जैसे जो 2-3 मैंने नाम लिए। नाउ इसके अलावा पर नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स अलग होती है, और आम में भी अगर आप मैं देखती हूँ कांग्रेस में, बीजेपी में, जो आम लेडी, जो ग्राउंड वर्कर लेडीज है ना, इनमें बड़ा जज्बा है। ये धूप की देखती है, ये सर्दी की देखती है, जब इनको बुलाया जाता है ये कूद पड़ती है, और इनको पता है इनको पॉलिटिकल ऑफिस में मिलेगा, पर ये कूद पड़ती है, उनको बड़ा ही जज्बा है। तो वो छोटा सा तादाद के जो जिन्होंने पॉलिटिक्स को फुल टाइम प्रोफेशन बनाया हुआ है, या जिनके मैन ऑफ द पार्टी किसी ना किसी पोजीशन पे हैं, तो वो शायद नाराज हो जाएगा। बट आम इंडियन लेडी है, आप कह रहे ना कि वो नाराज हो जाएंगे, इन्होंने एक मुद्दा छेड़ा और उसको फुलफिल नहीं किया तो वुमेन नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं वोट के डेरे के नाम पे, कहीं महंगाई के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, जो मैंने फैक्टर किया, तो रिजर्वेशन के बिना तो ये बिल्कुल फेल है। पर कहीं ना कहीं पता नहीं आपको आशा बोले क्या गलत हो या रॉन्ग पॉजिटिव, मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट शायद ऐसा बिल पास कर दे, पर उसके इलेक्शंस के बाद में इसको इतना मतलब बहुत अपने लिए खड़ी कर देंगे, क्योंकि उसमें ओबीसी रिजर्वेशन वुमेन की कितनी होगी वो सारा, और ये इलेक्शन पहले बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि कमेटी बिठानी पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने इतनी लेट किया है, क्योंकि 4-5-6 महीने में इलेक्शन थे, ये भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर, तो इससे ये इनको मिल क्या रहा है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या इनकी नीयत साफ है, ये सब हमें थोड़ा जरूर पता लग जाएगा। पर जैसे मैंने आपको बताया, होपिंग अगेंस्ट होप, जब इन्होंने बड़े-बड़े फैसले लिए हैं और रिगार्डिंग आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 37 पे स्टेटस जो कश्मीर क्या था, ये काम करते, क्योंकि इनको फुट सोल्जर्स चाहिए और वुमेन बहुत ही अच्छी फुट सोल्जर्स बनी जी। लेकिन महिला वोटर्स और महिला उम्मीदवार, इन दोनों की जो है कि जो उम्मीदवार है उसकी विनेबिलिटी कितनी है, उसकी जीतने की संभावना कितनी है, और महिला वोटर्स किस तरह से वोटिंग करती है, उसका मतदान का बर्ताव जो है वो कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्नाटक इलेक्शन का मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूंगी। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने बहुत ही मुट्ठी भर जो है अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे, और ज़्यादातर जो दोनों ही दलों के जो महिला उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए थे। तो इसको ऐसे भी देखा जाता है राजनीतिक पंडितों की तरफ से कि जो महिला उम्मीदवार है उसकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना होती है, वो कम होती है पुरुष उम्मीदवारों से। आपको लगता है कि ये सही है? और जो फीमेल वोटर्स हैं, जो महिला मतदाता हैं, उनका रवैया कैसे आती है? मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि वुमेन को जीतना बहुत मुश्किल होता है। पॉलिटिक्स की बात तो बहुत दूर है, आप आम जिंदगी में नेटवर्किंग बड़ी चाहिए आपको। मैं एजुकेशन लाइन में देखती हूँ, आपको लोगों को मिलना पड़ता है, आपको अपने एक सर्कल बनाना पड़ता है, आप एक दूसरे को कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइट कर रहे हो, अपने कॉन्फ्रेंस कोई ऑर्गेनाइज करनी होती है, आप अकेले नहीं कर सकते, आपको अपने फ्रेंड्स चाहिए।
जी। अब जो वुमेन है उसका आधा ध्यान तो अपनी फैमिली में होता है, बच्चों में होता है। शाम को वुमेन ने बाहर नहीं जाना क्योंकि योर चिल्ड्रन नीड यू। और नॉट ओनली पॉलिटिक्स, हर प्रोफेशन में नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। और पॉलिटिक्स में तो नेटवर्किंग, पूरा टाइम आपने लोगों के साथ रहना है। कभी आपके घर के दरवाजे नहीं बंद होने चाहिए। हमेशा लोग, you should be accessible to the people, and then of course there are other factors also, socializing and all that, लोगों के साथ मिलना जुलना। आपका कोई संडे फ्री नहीं होता है, आपने कहीं भोग पे जाना है, कहीं पूजा पे जाना है, कहीं हवन पे जाना है, कभी शादी पे जाना है। तो इसके लिए एक वुमन के लिए इतना मतलब घर गृहस्थी वाली लेडी के लिए तो बहुत मुश्किल है, अनलेस जॉइंट फैमिली हो और पूरी फैमिली का सपोर्ट हो। ऐसे में कोटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ऐसे में जो आरक्षण आ जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ये महिला वोटर्स को भी जो है वो आकर उसके भी बर्ताव में बदलाव लाएगा। वो महिला मतदाता जो कि मतदान तो करती हैं, लेकिन शायद जो पारिवारिक ट्रेंड होता है, जो फैमिली ट्रेंड होता है, फैमिली के जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, या पुरुष जो फैसला करता है वैसे वो मतदान करती हैं। क्या इस पर भी फर्क पड़ेगा? से बोलिए आप क्या जो महिला मतदाता है भारत का, ये महिलाओं को भी जो वोटिंग पैटर्न है उसको बदलने पर मजबूर करेगा जब एक बार कोटा आ जाएगा? नहीं, कोटा आई थिंक जो महिला है वो या जो भी वोटर है, मैन या वुमन हो, वो बहुत बहुत फैक्टर्स है जिसके करके आप वोटिंग करते हो। ये नहीं कि सिर्फ एक वुमेन है, बट हाँ जब रिजर्वेशन हो जाएगी और सारे पार्टीज को वुमेन कैंडिडेट को ही वहाँ मतलब खड़ा करना पड़ेगा, तो देन वुमेन विल डिसाइड कि व्हिच वुमन डिजर्व्स टू गो टू द पार्लियामेंट, व्हिच वुमन डिजर्व्स टू रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो हो जाएगा व्हेन देयर इज चॉइस बिटवीन वुमेन एंड वुमेन एंड वुमेन। और कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वुमेन बहुत हंस के बाहर आएंगी कि यस हम एक वुमन के लिए वोट करने जा रहे हैं। पर जहाँ बहुत ही रूढ़िवाद सोसाइटी है, वहाँ शायद इस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए 1 या 2 इलेक्शन लगे। यस, कोटा इज द आंसर। जी, जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है इस पे कितनी बड़ी कर्टेल लग जाएगी, या फिर अलग अलग जो सेक्टर्स है, प्रोफेशंस हैं, वहां पर कितनी जो है यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाएंगी? मुझे लगता है कि बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा अगर मोदी सरकार ये बिल ले आती है। देखिए, जो वुमन लेजिस्लेचर होगी उसका काम करने का तरीका एज अ वुमन नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ जेंडर न्यूट्रल पर्सन, कि आपने सिर्फ वुमेन के लिए काम नहीं करना है, आपने हर सेगमेंट के लिए काम करना है। तो मुझे नहीं लगता कि एक वुमन एज अ वुमन शी विल बी सिंपैथेटिक ओनली टू वुमेन, वो फिर एक अच्छी पॉलिटिशियन नहीं बन पाएगी। और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो तो चाहे मैन हो वुमन हो, ये तो एक मैन भी, उसके घर में भी बहू बेटियां हैं, वाइफ है, बेटी है, तो इसमें आई डोंट थिंक कि एक वुमन के आने से क्राइम कम होगा। इसमें तो जहां भी हम हैं, जिस भी पोजीशन में है, अगर हम अपने बच्चों को जेंडर सेंसिटिव करें, बच्चों को जेंडर सेंसिटिव करें, स्टूडेंट्स को जेंडर सेंसिटिव करें, जी, समय समाप्त हो गया, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे तो क्राइम खत्म हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप पूरे समय के लिए स्ट्रेट टॉक से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कंवलप्रीत मैम। और एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर जोड़ना चाहती हूँ कि जब कोरोना काल आया तो इसने भारतीय महिलाओं को, अगर मैं प्रोफेशनल स्किल्स की बात करूँ, जो उनको रोज़गार की जो स्थिति है वो ऐसे पीछे धकेल दिया है कि रोज़गार के मामले में जो भारतीय महिलाएं हैं वो बांग्लादेश से भी पीछे हैं। यानी कि आज जो भारतीय कामगार महिलाएं हैं उनकी संख्या पहले से कम हो गई, एक चिंता की बात है। ऐसे में महिला आरक्षण का आ जाना, महिला को राजनीति में कोटा मिल जाना कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा भारतीय समाज में, ये भी एक बात कही जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन विशेष सत्र में क्या ये बिल लाया जाएगा, अगर लाया जाएगा तो क्या प्रारूप होगा, और अलग अलग जो दल हैं उनका क्या बर्ताव दिखेगा संसद के भीतर, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जैसा अनिल सर कह रहे थे कि बहुत ही कम संभावनाएं हैं, ये सिर्फ अटकलें हैं, ये चुनावी गिमिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। info@justbroadcasting.com पर आप ईमेल भेजना ना भूलें और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल का इंतजार रहता है। नमस्कार।